तो अब हम इस पृष्ठभूमि के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर, और वह है सहभागी उमड़। मैंने एक शब्द यूज़ किया था कि ये 90 का काल सहभागी उमड़ का काल है। इसे सहभागी चढ़ाव का काल भी कहते हैं। आखिर सहभागी चढ़ाव क्या है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं पार्टिसिपेटरी अपसर्ज। पार्टिसिपेटरी अपसर्ज, चढ़ाव, अपसर्ज यानी चढ़ाव, ऊपर उठना। 1990 का दशक जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, 5 बदलाव हमने देखे और हमने ये भी समझ लिया कि इस दौरान कई पार्टियों की सरकारें बनी। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने सरकारें बनाने की कोशिश की, और इन 5 बदलाव में जो पहला बदलाव था कांग्रेस प्रणाली का अंत, जिसे हमने कहा था, तो इसमें जैसा मैंने बताया मात्र 197 सीट। 1989 में जहां 197 सीट थी, इसकी तुलना हम उस चुनाव से करें जिसमें राजीव गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं, तो उस समय तो कांग्रेस को 415 सीटें मिली, और इस प्रकार कांग्रेस पर लोगों का विश्वास वापस आता है। यद्यपि ये विश्वास काफ़ी कुछ भावनात्मक झुकाव के कारण था, क्योंकि ये चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या की पृष्ठभूमि में हो रहे थे। और ये सीटें घटकर 1989 में आते आते 197 पर रुक जाती हैं। कांग्रेस को उतने से ही संतुष्ट करना पड़ता है, और अब हम पाते हैं कांग्रेस की सरकार पुनः नहीं बन पाती। कांग्रेस प्रणाली का अंत के मायने हमारे क्या हुए, या क्या वो ऐसा अंत था कि वो वापस पुनः स्थापित हो जाएगा? यदि हम कांग्रेस के इतिहास को थोड़ा सा देखें तो ये काल हम देखते हैं कांग्रेस के विभाजन और फिर विलय का काल। आप इस फ्लो चार्ट को देखें, इसमें देखिए कांग्रेस, जो मूल कांग्रेस थी उसका जो चिन्ह रहता है, चुनावी चिन्ह, वो 2 बैल, चुनावी चिन्ह 2 बैल। उसके बाद कांग्रेस आप देखेंगे नीचे 2 भागों में एक तरीके से विभाजन होता है, जिसमें एक कांग्रेस संगठन और एक दूसरा कांग्रेस आर कहलाता है। कांग्रेस संगठन को ये चुनाव चिन्ह मिल जाता है, और इसलिए कांग्रेस संगठन अपने को मूल कांग्रेस कहते हुए जनता का विश्वास अर्जित करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बदले कांग्रेस आर, जिसे पहली बार नया चुनाव चिन्ह मिलता है, वैसे कांग्रेस आर ने अपने मूल चुनाव चिन्ह की मांग की थी, ये कहते हुए कि हम असली कांग्रेस हैं। चुनाव आयोग ने उनके इस अनुरोध को रद्द करते हुए उन्हें एक नई कांग्रेस का रूप माना और उन्हें एक गाय बछड़ा, वह चुनाव चिन्ह उन्होंने प्रदान किया। ये कांग्रेस आर जो है, कांग्रेस आर, कांग्रेस यू और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन 2 टुकड़ों में टूट जाती है। तो हम देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कांग्रेस आई कहा गया, जिसका चुनाव चिन्ह पंजा, जो आज तक बना हुआ है। तो कांग्रेस के विभाजन को आप देख सकते हैं कि कैसे हुआ। दूसरी ओर एक सोशलिस्ट पार्टी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जो उस समय की एक प्रभावशील पार्टी थी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से ही निकला हुआ गुट था। उसी प्रकार कांग्रेस डेमोक्रेटिक फ्रंट
कृषक मजदूर सभा उससे निकली थी, और फिर आगे जाकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कृषक मजदूर संघ, ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कहलाती है। फिर बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का एक और रूप सामने आता है, और वह है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। धीरे धीरे इसमें कितना बिखराव होता है, कितना टूटन होता है, ये आप देखते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पढ़ें तो इसको इतने बिखराव के बाद, इतनी तोड़ के बाद, जिसमें केरल कांग्रेस भी शामिल है, गणतंत्र भी कांग्रेस भी शामिल है, उसके बाद भारतीय क्रांति दल भी शामिल है, अंततः कांग्रेस ओ और सोशलिस्ट पार्टी के टूटे हुए घटकों के मिलन से जनता पार्टी का जन्म होता है। ये वही जनता पार्टी जिसका जिक्र 1977 के चुनाव में होता है। कांग्रेस से निकले हुए वहीं कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जो एक और संस्था बनी थी, कांग्रेस आर से निकल के एक और दल बना था, वह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, जिसमें जगजीवन राम जैसे बड़े नेता शामिल थे। अंततः हम पाते हैं कि एक ओर कांग्रेस और दूसरी ओर जनता पार्टी। याद रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का अभी कोई जिक्र नहीं। अब आप देखिए, कांग्रेस आई कितने भागों में टूटती जाती है क्षेत्रीय स्तर पर, और अंत में उसकी परिणति होती है, वर्तमान स्थिति की यदि बात करें तो तृणमूल कांग्रेस जो है वो एक तरीके से इसी कांग्रेस आई का एक घटक है जो बंगाल में है, अरुणाचल कांग्रेस अरुणाचल में है, और उसके अलावा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी जिसकी पकड़ अभी महाराष्ट्र में है। ये सब कांग्रेस के ही घटक हैं। दूसरे शब्दों में कांग्रेस आई भी विभाजन के कुछ दौरों से गुजरी है। तो इस फ्लो चार्ट से आपको बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस प्रणाली के अंत के लिए उसके कितने विभाजन जिम्मेदार थे। अब हम जो बदलाव की बात किए थे, जिसमें दूसरा बदलाव था मंडल मुद्दा, उसकी प्रधानता के पीछे विश्वनाथ प्रताप सिंह की नीति थी। 1989-90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण में नौकरी देने की सिफारिश को लागू करती है। परिणाम, पूरे देश में देशव्यापी मंडल विरोधी आंदोलन, और आरक्षण के समर्थक और विरोधी, इन लोगों के बीच में एक बड़ा विवाद होता है। राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। तीसरा बदलाव राम जन्मभूमि, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं। ढांचा, अयोध्या का एक विवादित ढांचा गिराए जाने से लेकर वर्तमान स्थिति तक यह मुद्दा राजनीति का एक अहम मुद्दा बना हुआ है। चौथा बदलाव राजीव गांधी की हत्या के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि उस काल में आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आता है। राजीव गांधी की हत्या के बाद भी केंद्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आती है। ये बात अलग है कि नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस अल्पमत से बहुमत प्राप्त करती है। मैंने इसके पहले जब जिक्र किया था नरसिम्हा राव की सरकार के आने का, तो मैंने बताया था कि नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वास्तव में वो सरकार अल्पमत में थी। अल्पमत के मायने क्या हैं? लोकसभा की आधी सीटों से भी कम सीट मिलना, तब अल्पमत रहता। फिर सरकार बनी कैसे? जोड़ तोड़ से, कुछ अन्य दलों को अपने साथ मिलाकर, अपने साथ गठबंधन में लाकर, और इस प्रकार यहाँ गठबंधन की राजनीति, कांग्रेस के द्वारा अपनाई गई राजनीति का अध्ययन होगा। और पांचवा और अंतिम, जिसमें नए सुधारों का जिक्र किया था, आर्थिक सुधारों का, जो राजीव गांधी के काल में शुरू हुआ था और 1991 आते आते बड़ा व्यापक हो जाता है। नरसिम्हा राव की सरकार जो है वो देश के उद्योग व्यापार में उदारीकरण की नीति लागू करती है। अभी तक हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था थी।
अब हमारे आर्थिक नीति की दिशा बदलती है। हम आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति अपनाते हैं, जिसे अंग्रेजी में लिबरलाइजेशन कहते हैं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। जैसे मंडल के पक्ष और विपक्ष में बड़े आंदोलन, विद्रोह, विरोध आदि सब हुए थे, उदारीकरण की नीति को भी लेकर विरोध हुआ, मैंने बताया आपको। और इस विरोध ने और इस आंदोलन ने पक्ष और विपक्ष में, इसने भी राजनीति को बहुत प्रभावित किया। तो इस प्रकार 1990 का जो दशक है, इन 5 बदलावों के मद्देनज़र हम कह सकते हैं बहुदलीय शासन प्रणाली का युग। क्या कह सकते हैं? बहुदलीय शासन प्रणाली का युग। यदि इस दशक को एक वाक्य में राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जहां 1970 के दशक तक का काल कांग्रेस प्रणाली की वर्चस्वता का काल था, एक दल के प्रभुत्व का काल था, वहीं यह दशक बहुदलीय प्रणाली का काल था। कई पार्टियां उभरी, इनमें से वैसे तो कई पार्टियों के उभरने से राजनीतिक ऊहापोह तो मची ही, लेकिन उनमें से 1-2 ही पार्टी सबसे एक बड़ी पार्टी, प्रतिष्ठित पार्टी के रूप में स्थापित हुई और बाकी कई पार्टियों के सहारे सरकारों का गठन हुआ। इन कई पार्टियों में क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल थीं। कांग्रेस का क्या हश्र हुआ, यह हमने समझा। कांग्रेस कितनी विभाजित हुई, ये हमने जाना। क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व कितना बढ़ा, कितनी वो प्रभावशील हो गई, सरकारें बनाने में, बिगाड़ने में उनकी कितनी अहम भूमिका रही, ये भी हमने समझा। अब हम आते हैं दूसरे बड़े राजनीतिक दल के निर्माण के इतिहास को समझने के लिए, जिसमें जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। कौन कौन सी? जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। जनवरी 1980 का आम चुनाव। आम चुनाव किसे कहते हैं? जब लोकसभा का चुनाव उसके अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद होता है। लोकसभा की सभी सीटों का चुनाव जब लोकसभा के अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद होता है, 5 वर्ष के कार्यकाल को, तो वह चुनाव कहलाता है आम चुनाव। तो 1980 के जो चुनाव थे, इसके बाद विपक्षी दलों में निरंतर तोड़-फोड़ की प्रक्रिया होती है, विघटन की प्रक्रिया होती है, और जनता पार्टी जो है उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। 3 वर्ष के शासनकाल में जनता पार्टी के अंदर इतनी उथल-पुथल मची कि उसमें जो इतने सारे नेता लोग थे, वे लोग अपना अपना दल बना बैठते हैं, अपना अपना पृथक अलग अस्तित्व बना बैठते हैं। और परिणाम क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी और जगजीवन राम के नेतृत्व वाली कांग्रेस ये नए दल सामने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जगजीवन राम के नेतृत्व वाली कांग्रेस मतलब जगजीवन राम, ये सामने आते हैं। 1984 का लोकसभा चुनाव होता है तो राजीव गांधी को, जैसा मैंने बताया, अभूतपूर्व सफलता मिलती है, 415 सीटें मिलती हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, विशेषकर गैर साम्यवादी दल जो होते हैं, उनका सफाया हो जाता है, क्योंकि सारी सीटें कांग्रेस को मिल जाती हैं। तो साम्यवादी विचारधारा वाले दलों को छोड़कर बाकी सारे जो दल हैं ये साफ हो जाते हैं। परिणाम था जनता पार्टी में लोकदल और मेनका गांधी का स्वयं का दल विलय होता है, और इस प्रकार जनता पार्टी थोड़ा सा विकसित होती, थोड़ा बड़ी होती। इसी बीच विश्वनाथ प्रताप सिंह के समर्थक कांग्रेस ई छोड़ देते हैं और एक जन मोर्चे का निर्माण करते हैं। कांग्रेस ई से निकलकर विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, वित्त मंत्री भी थे, वे दल छोड़ते हैं और एक जन मोर्चा स्थापित करते हैं
चौधरी देवीलाल की मदद से। चौधरी देवीलाल के कांग्रेस ई के विरोधी दल के एकीकरण के प्रयास में चौधरी देवीलाल, जो हरियाणा के बड़े नेता थे, उनके प्रयास से, अनवरत अथक प्रयास से कांग्रेस के विरोध में एक खेमा सामने आता है। कांग्रेस के विरोध में, जिसे हम फिर कह सकते हैं गैर कांग्रेसवाद, जैसा पूर्व में हुआ था, वैसा ही कुछ इस बार चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में होता है और कांग्रेस विरोध की एकीकरण की प्रक्रिया चल पड़ती है। परिणाम क्या होता है? जनता पार्टी, लोकदल ब, जन मोर्चा और कांग्रेस एस, इनका विलय होता है और एक नई पार्टी का जन्म होता है, जनता दल। ये है जनता दल के बनने की पृष्ठभूमि। विश्वनाथ प्रताप सिंह को जनता दल का पहला अध्यक्ष बनाया गया, जो कांग्रेस ई छोड़कर आए थे, जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। ये जो दल है, ये गैर साम्यवादी दलों से बना हुआ था, जिसमें जनता पार्टी थी, जो स्वयं भी कई दलों के मिश्रण से बनी थी, कांग्रेस कांग्रेस एस थी, जन मोर्चा था और लोकदल ब था। इस जनता दल ने दिसंबर 88 में मद्रास में एक मोर्चे का गठन किया, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय मोर्चा, नेशनल फ्रंट, अंग्रेजी में नेशनल फ्रंट। ये कांग्रेस के खिलाफ था। तेलुगु देशम और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव इसके अध्यक्ष बनते हैं और विश्वनाथ प्रताप सिंह इस राष्ट्रीय मोर्चे के संयोजक बनते हैं। तो अब कौन कौन इस दल में शामिल हुए? राष्ट्रीय मोर्चे में जनता दल तो थी ही, अब द्रमुक भी आ गई, तमिलनाडु का दल भी आ गया, आसाम से असम गण परिषद भी आ गया, आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम आ गया और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य दलों का समर्थन मिला, जिसमें कांग्रेस एस भी शामिल थी। तो ये 5-6 दलों का एक गठबंधन तैयार होता है और अपने को नाम देता है नेशनल फ्रंट। इसे बहुमत मिलता है, सरकार बनती है, विश्वनाथ प्रताप सिंह इसके प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं और जनता दल के द्वारा मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने पर इस मुद्दे पर ये राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार गिर जाती है। देखिए, घटनाक्रम बहुत तेजी से, आपको उनकी गहराई में इतना नहीं जाना है, पर यह समझना है कि राजनीतिक उथल पुथल का काल था और इस उथल पुथल के दौर में विश्वनाथ प्रताप सिंह, जनता दल, राष्ट्रीय मोर्चा आदि कुछ नाम, जनता पार्टी आदि कुछ नाम और उनके आसपास घूमते हुए घटनाक्रम को थोड़ा समझना है। जनता दल लागू करती है मंडल आयोग की सिफारिशें और जनता दल लागू करती है, लेकिन जनता दल के जो दूसरे, जनता पार्टी के जो दूसरे घटक थे, जनता पार्टी और जनता दल में अंतर समझेंगे। जनता दल के बारे में पूर्व में जिक्र कर चुका हूँ, यहाँ मैं जनता पार्टी पर आ रहा हूँ। जनता पार्टी जनता दल के द्वारा वामपंथी दलों के समर्थन से जो सरकार बनती है, जिसे राष्ट्रीय मोर्चा कहते हैं, अब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते ही ये मोर्चा टूट जाता है, पतन हो जाता है। और ये घटना होती है नवंबर 90 में। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार जैसे ही गिरती है, जनता दल फिर से विभाजित हो जाती है। देवीलाल चंद्रशेखर जनता दल से अलग होकर अपने अपने दल बनाते हैं। कांग्रेस ई चंद्रशेखर को मदद करती है और इस प्रकार कांग्रेस ई की मदद से जनता दल का एक घटक, जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर कर रहे थे, अब वे प्रधानमंत्री बनते हैं। मतलब कांग्रेस एक छोटे दल को समर्थन देती है,
सरकार बनाने के लिए उनको ऐसी संख्या देती है जिसके आधार पे वे अपने को बहुमत साबित कर सकें, क्योंकि कांग्रेस को मालूम हो जाता है कि उसके नेतृत्व में कोई दल उसके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। ये घटनाक्रम इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस की स्थिति कमोबेश कैसे गिरती जा रही है। यहाँ पे ये स्थिति आ गई कि अब कांग्रेस छोटे दलों को समर्थन देने को विवश हो गई। इसका परिणाम क्या हुआ कि चंद्रशेखर के नेतृत्व में जनता दल की सरकार सत्ता में आई, जिसमें कांग्रेस बाहर से उसे समर्थन दे रही है, और मार्च 91 में कांग्रेस समर्थन वापस ले लेती मात्र 3 माह बाद। तो जनता दल सरकार का पतन हो जाता मार्च 91। तो 89 से 91 का घटनाक्रम बहुत संक्षिप्त में आप रिवाइंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जिस प्रकार आपने फ्लो चार्ट के माध्यम से कांग्रेस और उसके विभाजन के इतिहास को देखा, एक सरसरी नज़र वैसे ही हम जनता पार्टी बनाम जनता दल, उसके विभाजन और विलय की गाथा को भी थोड़ा संक्षिप्त रूप में देख लें। इसमें आप देखेंगे जनता पार्टी जिसकी स्थापना जब होती है तो उसका जो प्रतीक चिन्ह या उसका जो चुनाव चिन्ह होता है वह किसान और हल। इस जनता पार्टी में मूल रूप से जो शामिल हुए इसके प्रारंभिक दौर में, उसमें जनसंघ था। आप इस बात को याद रखें। कांग्रेस ओ का वो धड़ भी आ गया था जिसे कामराज का गुट कहते हैं। सोशलिस्ट पार्टी भी इसमें शामिल हुई। उसके बाद क्रांति दल, भारतीय क्रांति दल और स्वतंत्र पार्टी, इन सब के मिलावट से जनता पार्टी बनती है, जिसका शासन होता है 77-80 के काल में, जिसका जनसंघ भी एक घटक था। आपको ये बात याद रखनी। अब बाद में जब ये जनता पार्टी टूटती है तो उसके विभाजन को नीचे देखें, बड़े विस्तार से इसमें बताया गया है साफ कि एक इसका धड़ बनता है भारतीय जनता पार्टी, जो मुख्य धड़ के रूप में निकल आता है। जनता पार्टी से हटकर एक बड़ी पार्टी बनती है भारतीय, जो एक पार्टी बनती है जो बाद में बड़ी होती है भारतीय जनता पार्टी के नाम से। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में मूलतः वही सदस्य थे जो जनता पार्टी में जनसंघ से आए हुए लोग थे। तो यही जनसंघ से आए हुए लोग अब भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। और दूसरी ओर जनता पार्टी सेक्युलर, और तीसरा होता है जनता दल। बीच में जनता दल को आप देख रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, धड़ के रूप में भारतीय जनता पार्टी, और एक छोटा जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में केंद्र में सत्ता में है और गत 10 वर्षों से लगातार सत्ता में है। जनता दल दुर्भाग्य से कई टुकड़ों में टूट गई, जिसमें लोकदल, जन मोर्चा आदि आदि हैं। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे सबसे नीचे तो आपको ये 3 दलों को याद रखना है, क्योंकि ये वर्तमान में भी अस्तित्व में हैं और अपने अपने क्षेत्र में अपना वजूद रखते हैं। जिसमें पहला है बीजू जनता दल, जिसकी सरकार उड़ीसा में है। दूसरा है राष्ट्रीय जनता दल, जो मूल जनता दल के रूप में अभी इसको हम देख सकते हैं। और तीसरा है समाजवादी पार्टी, जिसका उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभाव है। बाकी जो अन्य दल हैं ये या तो लुप्त प्राय हैं या इनका अस्तित्व बहुत कम है। किसी ज़माने में ये जो दल थे, जनता दल से निकले हुए जो धड़ थे, ये अपना अपना वर्चस्व अपने अपने क्षेत्र में बनाए हुए थे। इसीलिए इनको क्षेत्रीय सत्रप भी कहते हैं, क्षेत्रीय सत्रप। पर अब आप अपने अध्ययन को इस बात तक सीमित रखें कि जनता दल जनता पार्टी का एक हिस्सा है और वर्तमान में जनता दल टूटकर मूलतः 3 भागों में हैं, जिसमें से 2
अभी काफ़ी शक्तिशाली हैं अपने अपने क्षेत्र में, बीजू जनता दल और समाजवादी पार्टी। एक दौर ऐसा भी आता है जब जनता दल के पूर्व घटक, जनता दल समाजवादी चंद्रशेखर के समर्थक, चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजित सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल और कर्नाटक में जनता दल बोम्मई, जो वहाँ के कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, ये लोग कोशिश करते हैं कि जनता दल पुनर्जीवित हो, जनता दल का एकीकरण हो। लेकिन विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद स्थितियां बदल जाती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अजित सिंह की भूमिका के कारण जनता दल के नेताओं और अजित सिंह के समर्थकों के बीच मतभेद बढ़ता है। तो ये जो एकीकरण का प्रयास, जनता दल को वापस एक पुनर्जीवित करने का जो प्रयास होता है, वो समाप्त हो जाता है। अजित सिंह फिर से अपने बल पर अब जनता दल को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं और अंततः उनका हश्र ये होता है कि वे अपने दल सहित कांग्रेस ई में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वे जनता दल के एकीकरण के प्रयास में असफल हो जाते हैं। और उनका कांग्रेस ई में शामिल होना सभी लोगों को बड़ा स्तब्ध कर देता है, क्योंकि इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। इनके पिता चौधरी चरण सिंह कांग्रेस ई के और इंदिरा गांधी के विशेषकर बड़े सख्त विरोधी थे, उनकी नीतियों के। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चौधरी चरण सिंह का बहुत वजूद था और एक समय ये भी आया जब वे भी जनता दल के कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री बने। उनके प्रधानमंत्री के पुत्र अजित सिंह का कांग्रेस ई में अपने दल के सहित आ जाना और उसे मर्ज कर देना, लोगों को बड़ा इस पर आश्चर्य हुआ। और इस घटना का परिणाम यह हुआ कि अब जनता दल का अस्तित्व ही खत्म हो गया, जनता दल पूरी तरह समाप्त हो गए। 1996 का अब लोकसभा चुनाव आता है। इस चुनाव में कांग्रेस ही पराजित होती है और भारतीय जनता पार्टी, जो जनता पार्टी से टूटकर अलग बनी थी, मूल रूप से जिसमें जनसंघ के लोग शामिल थे, वह भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़े दल के रूप में सामने आती है। राष्ट्रीय मोर्चा, वामपंथी मोर्चा और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलाकर एक तीसरा मोर्चा बनाया जाता है, जिसे थर्ड फ्रंट कहते हैं। बाद में इसी थर्ड फ्रंट को, इसी तीसरे मोर्चे को संयुक्त मोर्चा कहा जाने लगा। तो लोकसभा चुनाव सन 91, फिर 96, 98, 99, 2004, 2009 और 2014 के परिणाम और भारतीय राजनीति में गठबंधन तथा क्षेत्रीय दलों का प्रभाव, अब ये हमारे अध्ययन का अगला मुद्दा है। आप इसको देखें तो आप पाएंगे कि 91 के बाद 96 में चुनाव होते हैं, अर्थात 91 में जो सरकार बनती है वह अपना कार्यकाल पूरा करती है 5 वर्ष का। लेकिन 96 के बाद स्थितियां बड़ी तेजी से बदलती। लोकसभा अपना कार्यकाल 5 वर्ष का पूर्व करने से पूर्व ही भंग कर दी जाती है और 98 में चुनाव होते हैं, मात्र 2 वर्ष बाद ही चुनाव हो जाते हैं। उसके बाद 98 के चुनाव के बाद फिर चुनाव हो जाता है तुरंत, क्योंकि सरकारें गिरती बदलती रहती हैं और राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग करके इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस लोकसभा से एक स्थायी सरकार मिलना असंभव है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव की घोषणा करना अपरिहार्य है, आवश्यक है। ये चुनाव जो होता है लोकसभा के भंग कार्यकाल के पूर्व होने के पहले ही या लोकसभा को भंग करने पर वो मध्यावधि चुनाव होता है। तो आप देखेंगे 98 का चुनाव मध्यावधि चुनाव, 99 का चुनाव मध्यावधि चुनाव, फिर 2004, 9 और 14 जिसमें सरकारें अपना कार्य पूर्ण करती हैं। इन चुनावों का अब हम थोड़ा सा चुनाव दर चुनाव थोड़ा अध्ययन करें और ये जो दलों का मैंने जिक्र किया है
इनकी स्थितियों को थोड़ा सा बेहतर समझने की कोशिश करें।